इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखो। ए लिमिटेड हैज़ मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हुज डिटेल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि ए लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसका डिटेल्स नीचे दिया गया है। यानी कि ए लिमिटेड के लिए ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एसेट्स है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स है। जैसे कि हम लोग कहीं पे रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लीज पे, या तो हम कोई मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या बिजनेस के लिए कोई दुकान वगैरह शॉप वगैरह लेते हैं लीज पे। तो हमारा जो लैंडलॉर्ड होता है, ऑनर होता है उस प्रॉपर्टी का, वो हमसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा लेता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे हमें जनरली वो इंटरेस्ट नहीं देता है। जब हम उसका प्रेमिसेस या खाली करते हैं या जब हमारा लीज टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देता है। वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है कि कहीं हम उसका रेंट लेकर के भाग ना जाए या हम उसका कुछ डैमेज ना कर दे प्रॉपर्टी को, ताकि वो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो डिडक्ट कर सके। उसी तरीके से ए लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं किया है, जिसका डिटेल नीचे दिया गया है। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ द डिपॉजिट इन फर्स्ट ईयर में एंड लास्ट ईयर में। यानी कि शुरुआत के ईयर में और लास्ट के ईयर में हमें बोल रहा है क्या करने के लिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए। हाँ, एज्यूम मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर अ डिपॉजिट फॉर अ सिमिलर पीरियड टू बी 12% पर एनम। यानी कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लो हम अपने मकान मालिक को यानी कि लैंडलॉर्ड को ना दे करके कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, तो उस पे हम 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। पार्टिकुलर्स डिटेल्स डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फिनिश डेट, यानी कि 31 मार्च 2006 को ये कंप्लीट, यानी कि 5 ईयर्स के लिए इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होगा, दिया होगा। डिस्क्रिप्शन यानी कि लीज, जैसे मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टी वगैरह जो हम लीज पे लेते हैं, मकान वगैरह, तो उसके लिए बिल्डिंग जो हम रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, वही ये कहीं ना कहीं ये ए लिमिटेड लीज पे लिया है। यहाँ पे दे दिया है कि डिस्क्रिप्शन क्यों ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया था, ताकि वो लीज पे प्रॉपर्टी ले सके। टोटल लीज पीरियड 5 ईयर्स, यहाँ पे मैंने निकाला था ना कि ये 5 ईयर्स के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि लीज पीरियड 5 ईयर्स है। डिस्काउंट रेट 12%, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट से हम डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंटिंग रेट हमारा वही होगा जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट था। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द 5th ईयर, ये प्रेजेंट वैल्यू हमें 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया गया है, नहीं तो हम 12% से भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पूछा है ए लिमिटेड के बुक्स में, यानी कि ए लिमिटेड अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। आप मान लो मैं ए लिमिटेड हूँ, मैं अपने बुक्स में क्या उसे एंट्री करूँगा। मैंने अपने मकान मालिक को 10 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, और यदि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने 5 साल के लिए दिया है, यदि मैं ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने मकान मालिक को नहीं देता, तो इसे मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके उस पर 12% पर एनम के रेट से मैं इंटरेस्ट अर्न कर सकता था, जो कि मेरा ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है, जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं तो हमें जनरली ऐसा वो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें एज इट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस करता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं देता है। वो अलग बात है कि यदि हम रेंट एग्रीमेंट में स्पेशली ये क्लॉज डाल दें कि नहीं, हम अपने मकान मालिक को बोलेंगे देखो हमारा 12% का मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यदि वो एग्री हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसा बात नहीं दिया है, जनरली यही होता है कि वो हमें प्रिंसिपल ही अमाउंट वापस करता है। तो अब देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 25 ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने अपने बुक्स में एक एंट्री करेगा, उसके लिए हम पहले 0 ईयर, 1st ईयर, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। इनिशियली हमने कितना पैसा
डिपॉजिट किया है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख रुपीज़। और हमें इस पे क्या कुछ फर्स्ट ईयर में कुछ पैसा मिलेगा? नहीं। सेकंड ईयर में मिलेगा? नहीं। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह तो हमें कुछ मिलना नहीं है, यानी कि इनफ्लो तो हमें फोर्थ ईयर तक कुछ नहीं होगा। फिफ्थ ईयर के एंड में हमें 10 लाख रुपीज़ मिलेगा। 10 लाख रुपीज़ एज इट इज़ हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो प्रिंसिपल था वो हमें मिल गया। अब देखो, इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आज के डेट में, यानी कि यहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, इसको हम पुल करेंगे एट द रेट 12%, यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट से हम इसे पुल करेंगे। तो इसे हम कैसे पुल करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चंस में सिखाया भी था। 10 लाख रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया है सिक्योरिटी, उससे हम 12% से पुल करेंगे, डिवाइड बाय 1.12, और 5 ईयर्स बैक हमें पुल करना है, तो 5 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5,56,000 हमारा 5,67,427 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट करके। हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये हमने कैसे निकाला, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.12। हालांकि हमें क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं 5,60,000 ये दे दिया है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे गौर से देखो क्वेश्चंस में दे दिया है। यदि हम इसे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये नहीं भी दिया रहता ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तब पर भी हम ऐसे करते, तब पर भी हमारा अमाउंट सेम आता। हम क्या करेंगे, 10 लाख को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी कि क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, ये देखो, ये जो दिया है ना, इससे हम इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, 5,6,7,4,2,7। ये हम निकालते थे ना 10 लाख ऐसे करके, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% फॉर फिफ्थ ईयर, ऐसे निकालते थे ना। 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेकर के, वही प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर 1/1.12 को, 1/1.12 को इसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 10 लाख को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना आएगा, यानी कि 10 लाख को हम और 1/1.12 को यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। यदि ये नहीं भी दिया रहता प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तब पर भी हम ऐसे निकालते और हमारा वैल्यू सेम आता। चूंकि ये हमें क्वेश्चंस में दे दिया है, तो हमेशा एग्जाम में आप इसी को यूज करना, हमेशा जो दे दिया है अपना कैलकुलेटर से वो निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल्स में कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसके वजह से हमारा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलता है। जब हमें क्वेश्चन, ये तो ऐसा सिचुएशन ही है कि हमें ऐसे भी पुल करेंगे तो यही आता है, क्योंकि ICAI ने यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ये दे दिया है। एक्चुअल में इतना बड़ा 4 डेसिमल के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट तक डेसिमल के बाद दे दिया है। ऐसा जनरली कई बार 4 देता है, 4 डिजिट तक देता है, तो एक्चुअली में अमाउंट नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें हमेशा इसी को कंसिडर, यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया है तो हम इसी का यूज करेंगे। हाँ, तो हमारा क्या हो गया, हमने जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख रुपीज़ किया था, उसके जगह पे हमें कितना देना चाहिए था, इतना रुपीज़ देना चाहिए। यानी कि यदि हमें मार्केट में हम कहीं पे पैसा यदि इन्वेस्ट करेंगे और हमें पता हो कि हमें 5 ईयर के बाद 10 लाख रुपीज़ मिलेगा, तो हम कितना उसे आज के डेट में उसे कितना देंगे, 0th ईयर में कितना पैसा हमें देना चाहिए, हमें इतना देना चाहिए था। यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन 0th ईयर में इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू इतना है, इतना होना चाहिए। तो हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, इसे हम 10 लाख से माइनस कर लेंगे, यानी कि हमने 4,32,573 हमने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया है। और इतना एक्स्ट्रा पैसा हमने क्यों दिया है, ताकि हम लीज पे प्रॉपर्टी ले पाए। अब देखो ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस है। मैंने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉस है। हमें फेयर वैल्यू इतना था, लेकिन हमने दिया 10 लाख, तो कहीं ना कहीं हमने इतना रुपीस ज़्यादा दिया ना अपने लैंडलॉर्ड को। जो हम इतना एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, ताकि हम उसके प्रॉपर्टी को यूज कर पाए, उसके बिहाफ पे दे रहे हैं।
तो लीज के टर्म में लीज का पीरियड कितना है 5 ईयर्स, यानी कि वो जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो तो हम 5 ईयर्स तक यूज करेंगे। इसीलिए हमें ये जो लॉस हम बियर कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं। यदि वो प्रॉपर्टी हमें रेंट पे अपने बिजनेस के लिए नहीं लेना होता तो हम ये लॉस क्यों बियर करते? हम इसे तो मार्केट में इन्वेस्ट कर देते इतना पैसा, और उस पर हमें 10 लाख रुपीज़ मिल जाता, इतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता। और यदि हम 10 लाख इन्वेस्ट करते तो उस पर 1,20,000 रुपीज़ का हमें पर एनम का इंटरेस्ट मिलता। तो ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये अमाउंट कहीं ना कहीं उस लीज प्रॉपर्टी को लेने के लिए कर रहे हैं। और लीज का उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट हम कितने दिन तक उठाएंगे? 5 साल तक, पूरे लीज पीरियड तक। इसीलिए ये जो लॉस है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यानी कि लीज टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये जो है 432,573 ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर 86,514.6 ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये जाना चाहिए। पर ईयर ये पीएल में ट्रांसफर होगा। हम एक बार ही फर्स्ट ईयर में ही इसे पीएल में नहीं ट्रांसफर करेंगे। क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? पीएल में क्यों नहीं चार्ज करेंगे? मैंने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इसका लॉजिक है क्योंकि हम यदि लीज का मजा 5 साल तक लेंगे तो ये जो लॉस है ये भी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल में ही उस पूरे लॉस का बर्डन 1 साल में ही डाल दे। इससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज करेगा प्रॉफिट या लॉस, वो फेयर वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सारे हम तो उसका बेनिफिट ले रहे हैं 5 ईयर्स तक, और उसका लॉस जो है उसकी वजह से जो लॉस आ रहा है उसको हम 1 साल में ही चार्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेयर नहीं है। इसीलिए इंडिया सी ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि जो आपने जो ये फेयर वैल्यू और इसके बीच में जो डिफरेंस आया है, इतना जो आप लॉस बियर कर रहे हैं ड्यू टू लीज, वो और लीज का बेनिफिट आप 5 ईयर्स तक उठा रहे हैं, तो वो लॉस भी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर चार्ज होना चाहिए P&L में। इसीलिए हम इतना अमाउंट हर साल इतना करके 5 साल तक हम PL में चार्ज करेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अब हमें ये देखेंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने यदि लैंडलॉर्ड को ना दे करके मार्केट में इन्वेस्ट किया गया रहता तो आज के डेट में हमें तो इतना ही जमा करना पड़ता। तो हमें इस पर कैसे कैसे 5 साल तक इंटरेस्ट हम अर्न कर पाते, वो कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, 5 साल तक हम इसको रखेंगे। तो ओपनिंग यानी कि इनिशियली ओपनिंग फेयर वैल्यू हमारा कितना था सिक्योरिटी डिपॉजिट का? ये 4,32,573 इतना था। ये तो डिफरेंस था, यानी कि इनिशियली 5,6,7,427 इतना था ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। 0th ईयर में हमने ये जो फेयर वैल्यू मैंने निकाला था ये था, यानी कि इतना ही हमें देना चाहिए था। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट एट द रेट 12%। मान लो हमने इतना पैसा, अब अभी ये लीज वाले को सिक्योरिटी डिपॉजिट को भूल जाओ, ये सोचो कि इतना पैसा हमने कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो इस पे हमें 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे हमें 12% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 5,6,7,427। इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 6,8091, हाँ इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इसे M प्लस कर देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस पे हमें अमाउंट रिसीव्ड, हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है? फर्स्ट ईयर में हमें कुछ नहीं होगा रिसीव, सेकेंड ईयर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी कुछ नहीं मिलेगा, फिफ्थ ईयर में हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। ये तो मुझे पता है ना। ये हम मान रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हम अपने लैंडलॉर्ड के पास इन्वेस्ट ना करके हम दूसरे जगह कहीं इतना पैसा लगा रहे हैं 0th ईयर पे। तो 0th ईयर पे हमने इतना लगाया, उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा फर्स्ट ईयर का 12% के रेट से, और हमारा अमाउंट जो आ जाएगा लास्ट में इतना आ जाएगा। और ये वैल्यू जो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हो जाएगा सेकेंड ईयर का ओपनिंग 6,35,18
फिर से लिखो 635,518। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर में फिर इस पे 12% के रेट से फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा 76,262। इसे m प्लस कर देंगे। सेकेंड ईयर के अंदर में 711,780 हो जाएगा। अब इसे थर्ड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, इस पे हम फिर से 12% इंटरेस्ट थर्ड ईयर का लगाएंगे, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 85,413। इसे m प्लस करेंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा 7,97194, और ये फोर्थ ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा 7,97194, ये 1 होगा। इस पे फिर से हम फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट इस पे चढ़ाएंगे तो 95,663 ये इंटरेस्ट हो जाएगा फोर्थ ईयर का, और टोटल बैलेंस हो जाएगा 892,857। अब ये जो जाएगा ये फिफ्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग 892,857, और इस पे फिर फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट चढ़ेगा तो 107,143 हम कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख को माइनस करेंगे तो ये नील हो जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। अब देखो क्या हुआ कि हमने मान लिया कि हमें यदि फिफ्थ ईयर के एंड में 10 लाख रुपीज़ मिलेगा तो हमें फर्स्ट जीरोथ ईयर में हमें इतना पैसा देना चाहिए था। उस पे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हमें मिलेगा इतना, और उसका वैल्यू हमारे लोन या सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैंने जो इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ करके हो जाएगा इतना। फिर सेकेंड ईयर में ये जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग था, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, और उस पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। इस अमाउंट पे हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, और वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो बढ़ करके इतना हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ ईयर तक चलते जाएगा, और चूंकि हमें बीच में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि वन टाइम हमने किया था और हमें उस पर बीच में पैसा नहीं मिलेगा, एट द एंड पूरा का पूरा हमें 10 लाख रुपीज़ जो हमें वादा किया गया था वो हमें 10 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब ए लिमिटेड, मैं कौन हूँ, ए लिमिटेड, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूँगा। तो चूंकि हमें क्वेश्चंस पे क्या पूछा था, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ईयर है यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे तो जीरोथ ईयर भी आ जाता है, यानी कि इनिशियली जब हमने जीरोथ ईयर कब बोला था 1/4/2001, और 31st, ये फर्स्ट ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2002, और लास्ट ईयर कब है 31 मार्च 2006, ये लास्ट था। जब यहाँ पे दिया है ना कि इनिशियली हमने इन्वेस्ट ये किया था, लास्ट ये आ रहा है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड यानी कि फिनिशिंग पीरियड, ये जो लीज का एंड पीरियड था ये था। तो हमें कब का एंट्री पूछा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्री करेगा। कब का पूछा है, जीरोथ ईयर में, यानी कि जीरोथ ईयर कब आ रहा है 1 अप्रैल 2001। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, मैं ए लिमिटेड हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट किया था, मेरे बैंक से कितना पैसा गया होगा। पहली बात तो मेरे बैंक से तो टोटल पैसा गया टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज़, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने 10 लाख रुपीज़ मेरे पॉकेट से गया तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपीज़ से। अब मैंने अपना जो जीरोथ ईयर में सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो फेयर वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था, ये उसको मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% से पुल करके मैंने ये निकाला था। तो जीरोथ ईयर में हम अपने फेयर वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट को इसी पे मेजर करेंगे, इसी पे मानेंगे कि हमारा ये ही है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू है। हम मानेंगे कि हमने इतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, और अदर जो था वो लीज एग्रीमेंट यानी कि लीज को हम लेने के लिए हमने इतने का लॉस किया, तो हम प्रीपेड लीज रेंट मानेंगे इसे। तो ये देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि ये हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, डेबिट कितने से 5,67,427, और इसे हम क्या मानेंगे, ये जो डिफरेंस था इसे हम
प्रीपेड लीज रेंट या प्रीपेड लीज एक्सपेंस भी मान सकते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से 432573, ये हो जाएगा हमारी 0th ईयर का एंट्री। यानी कि 0th ईयर में शुरुआत में 1 अप्रैल को हमारे पॉकेट से पैसा गया होगा, वो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, बैंक से हमारा पैसा गया। दूसरी बात, सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू हमने निकाला था कैश फ्लो को मार्केट रेट से पुल करके, जो कि ये आया था, तो इसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू मानेंगे 0th ईयर पे, और उसी वैल्यू पे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को दिखाएंगे। और बैलेंस जो हमने लॉस बियर किया है टोटल, उसे एज ए प्रीपेड लीज रेंट या प्रीपेड लीज एक्सपेंस हम दिखाएंगे, और इसे हम ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म यानी कि 5 ईयर्स में हम इसे पीएल में चार्ज करेंगे। ये हो गया फर्स्ट ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को। अब ये तो इनिशियल एंट्री हो गया हमारा जब हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होगा। अब फर्स्ट ईयर एंड, यानी हमें पूछा है कि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर 2 ईयर्स का हमें एंट्री पूछा है। ये बीच का एंट्री हमसे नहीं पूछा गया है, ये 3 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एंट्री नहीं पूछा, सिर्फ फर्स्ट ईयर और 5th ईयर का एंट्री पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2001 को हमारा फर्स्ट ईयर एंड होता है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड में हम क्या एंट्री करेंगे? तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, 0th ईयर में क्या 0th ईयर में तो हमें ये हुआ था, और फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर के एंड में हमें इंटरेस्ट मिला होगा, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम है, तो उसे हम कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे। हाँ, और सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू इतना से बढ़ा है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स हमारा इतना इंक्रीज हुआ है, इतना से बढ़ करके इतना हो गया है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? इंटरेस्ट अमाउंट से 68091, यानी कि ये इंटरेस्ट उसमें जुड़ करके हमारा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू बढ़ाया ना। ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट इनकम हुआ, ये तो हमें मिला नहीं, ये तो हमारे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के वैल्यू को बढ़ाया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम बढ़ाएंगे इतना से, और टू इंटरेस्ट इनकम, और इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 68,091, यानी तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट इनकम है तो पीएल हमारा क्रेडिट होगा। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कि पीएल में ये अमाउंट कहाँ से गया ये पता होना चाहिए ना, कि हमें इंटरेस्ट इनकम से पैसा आया, पीएल में जो ये अमाउंट जाएगा ये हमें पता होना चाहिए कि ये इंटरेस्ट इनकम से हमारा पैसा आया है, इसीलिए हम ऐसे दिखाएंगे। और ईयर एंड में आईसीआई ने इसे पीएल में स्पेसिफिकली चार्ज नहीं किया है, नहीं तो हम एक एंट्री और पास कर देते, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कहीं ना कहीं देखो ना, ये और ये डिडक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। लेकिन आईसीआई ने ये एंट्री पास नहीं किया है, इसीलिए हम पीएल में चार्ज करने का एंट्री नहीं दिखाएंगे, ये फालतू का एंट्री हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पास करेंगे। जितना ही आईसीआई ने किया है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ईयर में हमारा काम हो गया। एक तो इनिशियल में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ईयर का ही पूछा था, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर हमारा कब होता है? लास्ट ईयर कब हुआ? 31 मार्च 2006। इस डेट को एंट्री क्या होगा? हाँ, एक चीज़ तो मैंने भूल गया, एक चीज़ ये सेकेंड ईयर में आएगा, वो क्या आएगा? हमने जो ये प्रीपेड डाला था ना, प्रीपेड लीज रेंट, उसे हम पीएल में भी तो ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज रेंट अकाउंट, लीज रेंट या लीज एक्सपेंस। कितना से हमने यहाँ पे निकाला था? 86,514 से, यानी कि ये जो प्रीपेड लीज रेंट था उसे हम पीएल में ट्रांसफर कर दिए। पहले साल का भी तो उतना अमाउंट ट्रांसफर होगा, पीएल में चार्ज होगा, तो हमने पीएल में चार्ज कर दिया उसको।
अब आ गया लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में हमारा क्या था, लास्ट ईयर में हमने इंटरेस्ट अर्न किया था 1,07,143 का। तो इससे क्या हुआ, इस इंटरेस्ट अर्निंग से हमें हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ा ना, तो हम पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 5th ईयर का इंटरेस्ट कितना 1,07,143 टू इंटरेस्ट इनकम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 1,07,143। ये हो गया इंटरेस्ट का एंट्री। अब दूसरा एंट्री जो हमने फर्स्ट ईयर में पास किया था, जो कि प्रीपेड लीज रेंट को हम पीएल में चार्ज करेंगे, वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से 86,514, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में हम जो इस लॉस को चार्ज करते हैं वो पीएल में चला जाएगा लास्ट ईयर में, टू प्रीपेड लीज रेंट या एक्सपेंस 86,514। ये हो गया। ये दोनों एंट्री तो सेम है, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, और ये अमाउंट भी सेम आएगा, एंट्री भी सेम आएगा। अब लास्ट ईयर में एक और एंट्री होगा। किस चीज का एंट्री होगा, इसका, ये जो 10 लाख रुपीज ए लिमिटेड को मिलेगा वो एंट्री क्या करेगा ए लिमिटेड अपने बुक्स में। अब ए लिमिटेड के बुक्स में पैसा आएगा तो ये क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 10 लाख रुपीज से टू सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट, ये 10 लाख रुपीज इसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये हमें फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर का एंट्री हो गया। अल्टीमेटली हमारा जो ये सब जो हमने किया ना, ये सारा हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया, ताकि हम ये निकाल सके कि डिफरेंस कितना आया, सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू कितना आया, और इसे हम 5 ईयर्स में चार्ज करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया इसे आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। और ये टेबल बना लेने से क्या होगा, आपका अमाउंट गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ये आप इस तरह के क्वेश्चन में ये टेबल, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये टेबल बनाया था, ये टेबल आप बना ही लेना। इससे क्या होगा, आपको बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह में कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप डायरेक्ट एंट्री। और मेन आंसर जो है हमारा, मेन आंसर ये है, ये जो जनरल एंट्री है ये है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। और ये जनरल एंट्री पास करने के लिए ये कंप्यूटेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अमाउंट यदि आपका गलत हो गया ना तो सारा का सारा एंट्री गलत हो जाएगा, इसीलिए ये कंप्यूटेशन करना जरूरी था। अब इसको हम एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि 1 अप्रैल 2001 को इसने सिक्योरिटी ए लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था 10 लाख रुपीज का, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने लैंडलॉर्ड को दिया था। क्यों, वो प्रॉपर्टी को लीज पे लेने के लिए। अब लीज का टर्म था 5 ईयर्स, तो ये 5 ईयर्स के बाद इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा एज इट इज प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, उस पे बीच में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या ये जो 10 लाख रुपीज 5 ईयर्स के बाद मिलना था उसका हम फेयर वैल्यू निकाला। कैसे, उसको मार्केट इंटरेस्ट रेट जो कि 12% दिया गया था क्वेश्चन में, वो 12% से हमने पुल किया, और 12% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो था ये दिया हुआ था, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, और यही हमारा 0th ईयर पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू हो गया। और हम अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को 0th ईयर में इसी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि ए लिमिटेड इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को उसी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया है। और बैलेंस अमाउंट जो हो गया, यानी कि जितना अमाउंट ग्रांट किया गया था इनिशियली, यानी कि ये जो नॉमिनल अमाउंट था, इस नॉमिनल अमाउंट और इसमें फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा, ये जो कि ये डिफरेंस आया, इसको ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, यानी कि जितने समय आप उस लीज प्रॉपर्टी का मजा लोगे उतने पीरियड में इक्वली आप पीएल में चार्ज करोगे। यानी कि ये जो लॉस आया ड्यू टू लीज की वजह से आया, आपने प्रॉपर्टी लीज पे लिया तभी तो आप इतना लॉस बियर कर रहे हो, तो इसीलिए इस लॉस को आप 1 साल में ही राइट ऑफ ना करके, पीएल में चार्ज ना करके, इसे ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म आप चार्ज करोगे, जो कि हमने
एक बार प्रीपेड लीज एक्सपेंस दिखा दिया बैलेंसिंग फिगर को और उसको हर साल पीएल में चार्ज करते गया। और हमें इस क्वेश्चन में सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर का एंट्री पूछा नहीं था, और पूछता भी तो हमारा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में ये वाला एंट्री तो सेम ही होता, क्योंकि प्रीपेड लीज एक्सपेंस को पीएल में तो हम सेम अमाउंट से इक्वली 5 ईयर में चार्ज करेंगे। ये अमाउंट हमारा, ये एंट्री हमें तीनों ईयर्स में सेम होता है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी। सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री भी होता सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में भी। सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट जो था वो चेंज हो जाता, सेकेंड ईयर का ये अमाउंट हो जाता इसके जगह पे, और थर्ड ईयर का ये आ जाता, फोर्थ ईयर का इसके जगह पे, इस अमाउंट के जगह पे ये आ जाता। हालांकि ये इस क्वेश्चंस में हमें पूछा नहीं है, वो इंस्टीट्यूट को भी पता है, क्वेश्चंस को भी पता है कि ये फालतू का एंट्री, ये एक ही टाइप का रिडंडेंट एंट्री हो जाएगा जो कि हम बार बार उसी एंट्री को पास करेंगे। इसलिए हमसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर का एंट्री पूछा गया है, जो कि हमारा फाइनल आंसर ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चंस हमने 25 हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। तो देखो, इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट को ये लिख दिया है सॉल्यूशन में कि द एबव सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ए इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। इंटरेस्ट फ्री यानी कि मैंने बताया ना कि वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नॉर्मली हमें इंटरेस्ट नहीं देता है, और रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लीज टर्म फॉर 10, यानी एज इट इज जितना हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था उतना ही हमें पैसा मिल जाएगा। हेंस द इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड शैल बी अकाउंटेड एज एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने दिया है अपने लैंडलॉर्ड को, उसका हमारा इंटेंशन क्या है कि हमें उसे बेचना नहीं है बीच में, हमें उसे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करना है। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कहने का मतलब हम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दे करके हम लीज पे प्रॉपर्टी लेंगे और उस लीज प्रॉपर्टी को हम 5 साल तक यूज करेंगे। हमारा बेचने का इंटेंशन कोई नहीं है। तो बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं इसका एंटिटी ए का बिजनेस मॉडल हो गया टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, और इसीलिए और इस पे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही मिल रहा है, यानी कि 10 लाख रुपीज हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रिंसिपल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। पहला टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, और दूसरा सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपीज मेरा जो था वही मिल रहा है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और हमारा बिजनेस मॉडल भी है कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। इसीलिए जब ये यानी कि राहुल द्रविड़ भी है और प्लस में ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होता है, हमने ये पता था। और एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, जो हम कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह होता है उसे हम उसमें ऐड कर देते हैं पीएल वगैरह में, या ओसीआई में नहीं ट्रांसफर करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म, या जितना हम उस फाइनेंशियल एसेट्स का लाइफ होता है उसके अकॉर्डिंग उसे हम पीएल में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर एमोर्टाइज होगा। अब देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू 10 लाख रुपीज था, लीज पीरियड 5 ईयर्स था, डिस्काउंट रेट यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% था, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दे दिया गया है इतना, प्रेजेंट वैल्यू डिपॉजिट एट द बिगनिंग, यानी कि इस दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इतना आ जाएगा, यानी कि फेयर वैल्यू एट 0th ईयर, यानी कि बिगनिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट का फेयर वैल्यू उतना हो गया। प्रीपेड लीज पेमेंट, प्रीपेड लीज रेंट जो हमने बताया था, यानी कि इस दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसे हम प्रीपेड लीज टर्म बोलेंगे। इस दोनों का डिफरेंस यहाँ दिख जाएगा, और ये हम कैसे करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा, ये जो हमने किया ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये वाला, ये, और इस दोनों को वो करने से हमें ये आया। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। अब इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जो कि फाइनल आंसर हमारा यही था। बिगनिंग में इसने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने से, 5,67,402 से। मैंने क्या क्या था, मेरा क्या आया था, ये देखो 5,67,427 ये आया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, मैंने भी यही एंट्री किया है। प्रीपेड लीज रेंट या एक्सपेंस, ये प्रीपेड लीज एक्सपेंस दिया है। पिछले क्वेश्चन में कहीं कहीं ऐसी है यहाँ पे एक्सपेंस के जगह पे रेंट यूज करता है, या
और कहीं पे एक्सपेंस भी यूज कर देता है। तो आप जो भी चाहो कर सकते हो, प्रीपेड लीज रेंट या प्रीपेड लीज एक्सपेंस भी आप दिखा सकते हो, जो कि 432,573। ये अमाउंट बहुत मैटर करता है, ये जो आपने निकाला है ना ये अमाउंट। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो हमारा कंप्यूटेशन है वर्किंग नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही ध्यान से करना। ये फर्स्ट एंट्री हमारा सही हो गया, यानी कि फर्स्ट एंट्री हमारा सही है। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अमाउंट कितना था, 68,091, जो कि यहाँ पे भी ये है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू इंटरेस्ट हमारा भी यही है। फिर दूसरा डेप्रिसिएशन टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस, यहाँ पे इसने डेप्रिसिएशन यूज कर दिया है। हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस, यानी कि उसे हम डायरेक्ट पीएल में ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है, ये भी तो पीएल में ही चार्ज होगा ना। तो यही कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट पीएल लिखा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते थे। ये कहीं कहीं इंस्टीट्यूट डायरेक्ट पीएल भी दिखाता है, कहीं ये भी। और वैसे भी सोचो ना कि डेप्रिसिएशन ये जो है लीज वाले पे, लीज रेंटल पे ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी तो कहीं ना कहीं पीएल में ही जाएगा ना ईयर एंड में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पीएल दिखाएंगे, हमारा भी एंट्री बिल्कुल सही है। ये भी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज रेंट, ये सही है। फिर फिफ्थ ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर हो गया और लास्ट ईयर यानी कि फिफ्थ ईयर में सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कितने से, 1,07,143। ये भी यही किया है, 1,07,143। और ये टू इंटरेस्ट इनकम, यानी कि ये भी एंट्री हमारा सही है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप कर सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज एक्सपेंस, यानी कि प्रीपेड लीज रेंट या लीज एक्सपेंस में भी दिखा से 86,515। यहाँ पे इसने राउंड ऑफ करके एक बढ़ा दिया है, 86,514 हमने लिया है, और यहाँ पे राउंड ऑफ करके ताकि हमारा टोटल वैल्यू 10 लाख आ जाए। आप भी राउंड ऑफ कर सकते हो, नहीं आप इतना भी लिखोगे तब पर भी चलेगा। ये जब हम पूरे ईयर का करते ना तब हम कैलकुलेट करके लिखते तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पे एक कम या ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने एक कम कर लिया ज़्यादा कर लिया, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा ए लिमिटेड के बैंक में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, ये एंट्री भी हमारा हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा आंसर भी इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच कर रहा है। ये फाइनल आंसर हमारा यही है।